पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हमेशा हुकूक और इंसाफ की लड़ाई में आगे रहने वाली तंजीम है। हमारा नारा आज़ादी, इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ है। हम समाजी इंसाफ के लिए साम्राज्यत और फिरका परस्त फिस्तायत के खिलाफ लड़ाई करने वाले हैं। हम तालीम की फराहमी, हुकूक के हुसूल, आफाक़े समावी में रिलीफ और बास आबादकारी की खिदमत अंजाम देते हैं। हम लोगों को एम्पावरमेंट के लिए इकट्ठा करते हैं। आइए इंसाफ पर मुल्क की तामीर करने के लिए हाथ से हाथ मिलाए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया समाजी इंसाफ कॉन्फ्रेंस 26-27 नवंबर, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। Rather a rich and enduring culture. His words ring true even today when he says that a united rather than unitary India could be multiple communities, not by forcing them into biological fusion. Negating the reality of India's rich diversity would only impose an artificial unity, whereas it could be truly reached only through the mutual harmony and cooperation of the many, since they have much in common. Ardent nationalist, but later felt that nationalism was a threat to Muslims, for there it demanded their complete self-effacement. In such circumstances, they should seek self-determination as a cultural unit. Thus, the Muslims of India were not only a religious community, but also a distinct cultural and political entity with a well-defined political objective. Further, since the Western ideal of democracy endangered the distinctive cultural identity of minorities, it was not acceptable to Muslims unless it was tempered through their complete extinction as a nation. अगर रामलीला मैदान में कोई धमाका हुआ तो मेरे मन में आएगा कि इसका मोटिव क्या हो सकता है, और मोटिव के बारे में मुझे नागपुर, आजमगढ़, बटला हाउस, मक्का मस्जिद, भटकल, सब जगहों पर मैं खुद निजी तौर पे जा जाके मैंने तहकीकात करने की कोशिश की है, और आईबी से लेके लोकल पुलिस के एसपी से लेके सबसे मैंने डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन किया और बोला है कि आप लोग हैदराबाद की पुलिस इंस्टीट्यूट के ट्रेनिंग का वायलेशन कर रहे, आप इन्वेस्टिगेशन ठीक ढंग से नहीं कर रहे हो। मालेगांव में अगर 40 मुसलमान शबे बारात में मारे जाते हैं, जिस शबे बारात में 1 लाख मुसलमान इकट्ठा होते हैं, एक भी हिंदू वहां होता नहीं है। और ये 1857 से ये सिलसिला चल रहा है। ये वो मुसलमान है मालेगांव के जो 1857 में यहां से गदर के बाद में चल के निकले थे और मालेगांव पहुंचे थे, ये वो है। और वहां ये रहने वाले मुसलमान, उनका जो इलाका है, उस इलाके को, या आजकल हिंदुस्तान के हर ऐसे इलाकों को पाकिस्तान बोला जाता है। मुसलमान रहने वाला इलाका अलग, हिंदू रहने वाला इलाका अलग, और इसके लिए कई नामी गिरामी लोगों के अखबारों में नाम आते हैं कि फलाने को ये नहीं मिला, फलाने को वो नहीं मिला। लेकिन ये जो शिफ्टिंग ऑफ पॉपुलेशन जो हो रहा है, ये बहुत ही खतरनाक मामला है। मैंने निजी तौर पे जो बम धमाकों की जो तहकीकातें की है, सबसे पहला 6 अप्रैल 2006 का नांदेड़, पाटबंधारे नगर, नांदेड़ का धमाका जब हुआ तो मैं 7 अप्रैल को नांदेड़ पहुंचा हूं, और नांदेड़ की पुलिस बार बार बोले जा रही, फटाकों का मराठी में वो जो क्रैकर्स होते हैं उनको फटाके बोले जाते हैं, उनका ब्लास्ट हुआ है बोले, क्योंकि वो घर किसी हिंदू का घर था। और खाली हिंदू का नहीं, घर के ऊपर भगवा झंडा फहरा रहा था। घर के जो चौखट होती है उसके ऊपर रामचंद्र का सबसे बड़ा धनुष्यबाण लिया हुआ फोटो था, और उसके घर के आंगन में आरएसएस की शाखा चलती थी। ये लक्ष्मण राज कोंडावार का घर था।
ये 50 सालों से आरएसएस का कर्मी रहा है, इरिगेशन डिपार्टमेंट का रिटायर्ड इंजीनियर रहा है, और इसका लड़का नरेश राज कोंडावार और हिमांशु पांडे, राजीव गांधी की जो हालत हुई थी शरीर की, मुझे वहां उस समय के पत्रकारों ने बताया था, दिल्ली में जो दफनाए गए या जो जलाए गए राजीव गांधी, वो राजीव गांधी थे नहीं, खाली उनके जूते थे, क्योंकि इतना उनके शरीर का हाल बुरा हो गया था। वैसा ये बच्चों का हुआ था। इसके बावजूद नांदेड़ का एसपी बोलता है कि फटाकों का ब्लास्ट है, क्रैकर्स का ब्लास्ट है। मैंने उनको कहा है कि अड़ोस पड़ोस के लोग मुझे कह रहे हैं कि लातूर के भूकंप जेलों में रखने की बात, और अभी वो बच्चे अगर बेल पे छूटे तो मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। ये महाराष्ट्र सरकार का सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि इन बच्चों के माथे पे ये जो मारा गया है कलंक आतंकवादी का, ये कैसे पोंछा जाएगा? क्योंकि मक्का मस्जिद के ब्लास्ट वाले मां बाप, जब मैं वहां पर एक मीटिंग में गया था सियासत में, वो मुझे मिले, रोते रोते बता रहे थे कि हम लोगों के इस साल की ईद में हमें कोई रिश्तेदार बुलाता नहीं है, हमें कोई ईद मुबारकबाद नहीं दे रहा है, हम लोग एक्स कम्युनिकेट हो चुके हैं सोसाइटी से। ये हालात हैदराबाद के मक्का मस्जिद के ब्लास्ट में पकड़े गए मुसलमान बच्चों के मां बाप की थी। तो सामाजिक बहिष्कार हिंदू का तो छोड़ दीजिए, हिंदू तो वैसे भी मुसलमान के नोटिस कितना लेता है, मेरे सामने एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन मुसलमान भी उससे कन्नी काट रहा था या काट रहे हैं, क्योंकि मुसलमान को डर है कि मैं अगर इससे नाता रखूंगा, इससे हेलो दुआ सलाम करूंगा तो मेरा भी क्या होगा। इस ढंग से ये जो देश में होते जा रहा है, और मैंने जितनी तहकीकातें की है, इन सब तहकीकातों में मैंने एक भी मुसलमान पाया नहीं है। ये मैं आज दिल्ली के रामलीला मैदान के इस मंच से डंके की चोट पे बोल रहा हूं कि इन केसेस में एक भी मुसलमान शामिल नहीं है। और आसिमानंद के कन्फेशन के बाद मुझे दुख है, जो बात मैं 10 साल पहले से बोल रहा था, वो एक आतंकवादी जब कन्फेस करता है तो मुझे राजदेव सरदेसाई से लेकर दुनिया भर के कांग्रेचुलेशन करते, मैंने कहा नहीं, मैं कांग्रेचुलेशन एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मेरी बात पहले ही दिन अगर एक्सेप्ट की गई होती तो इतने बच्चे जेलों में नहीं सड़े रहते, और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों में जो खाई जो बड़ी है, ये खाई शायद उतनी नहीं बढ़ती। मसला खाली कुछ बच्चे जेलों में जाने का नहीं है, हिंदू मुसलमानों का मामला पहले ही बहुत संगीन है कई सालों से, और ऊपर से ये सब मामलों के कारण ये खाई जो बड़ी है, ये खाई पाटना इतना आसान काम नहीं है। आसिमानंद कितना भी कन्फेस करे और कुछ भी करे, मुझे बिल्कुल खुशी नहीं है, दुख है। जो बात मैं कह रहा था वो बात न मानते हुए आसिमानंद के कन्फेशन के बाद में अगर भारत सरकार ये कर रही है तो मुझे कोई खास खुशी नहीं है, और मुझे लगता कि भारत सरकार को ये पहले से मालूम था। मैं बिल्कुल नहीं मान सकता कि भारत सरकार इनोसेंट है। कितनी बड़ी यंत्रणा इस मुल्क में, हमारे जैसे मामूली सामाजिक कार्यकर्ता की एक एक बात की खबर रहती है, हम कहां जाते हैं, कहां बैठते हैं, कहां खाते पीते हैं, ये सब अगर उनको मालूम है तो इतने बड़े जब हादसे होते इन बारे में मालूम नहीं रहता। 1 जून 2006 के नागपुर के हादसे के बारे में अभी वो नागपुर के अंदर पहुंच गए हैं, अभी वो यहां से निकल चुके हैं। जैसे कोई प्रधानमंत्री आ रहे रामलीला मैदान में और यहां अनाउंसमेंट किया जा रहा है, वैसे नागपुर के अखबारों में लगातार 1 हफ्ते से नागपुर के हेडक्वार्टर को उड़ाने वाली बातचीत की खबरें पुलिस सूत्रों के द्वारा आ रही थी। और 1 जून 2006 को सोकल आतंकवादी हमला जो हुआ है, माफ करेंगे थोड़ा 5 मिनट अगर मुझे देंगे तो मैं इस विषय को शायद न्याय दे पाऊंगा, अन्यथा आप लोग इतना खर्चा करा के मुझे बुलाए हैं, मुझे नहीं लगता कि कुछ फायदा होगा इसका, क्योंकि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। खाली सामाजिक न्याय बोलने से काम नहीं चलेगा। हिंदुस्तान का मुसलमान जिंदा रहना, उसका अस्तित्व सम्मान से रहना, वो भी इस देश का नागरिक है, ये इस्टेब्लिश होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये न्याय वगैरह की बात आप बाद में कीजिएगा, क्योंकि जिस ढंग से आतंकवाद का मामला कॉम्प्लिकेटेड होते गया है और हिंदुस्तान की सरकार आज भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। मालेगांव में दोनों के दोनों हिंदुओं के भी लोग जेलों में और मुसलमानों के भी जेलों में,
मैं कहता हूं किसी एक को तो छोड़ दो, प्रज्ञा सिंह को छोड़ दो, पुरोहित को छोड़ दो, ये बच्चों को रखा हुआ है, या फिर इन बच्चों को छोड़ो। अब दोनों को, राबी भी बेल पे, केस वापस नहीं लिया, बेलों पे छोड़ा है, और सीबीआई डंके की चोट पे बोलती है कि हम नहीं छोड़ेंगे। ये आसिम आनंद के स्टेटमेंट के बावजूद स्टेटमेंट है। क्या मामला क्या है? मजाक लगा रखा है आप इस देश के कानून का, इस देश की सब इंक्वायरी करने वाली मशीनरीज का और सब चीजों का आप एक तरह से माखौल उड़ा रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि क्या बनाना डेमोक्रेसी चल रही है? हम अपने आप को देश, दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक मुल्क के नागरिक बोलते हैं, और 18 करोड़ आबादी को अगर आप इस हालत में रखोगे तो ऐसा मुल्क कभी मुल्क नहीं रह सकता है। और 18 करोड़ लोगों को आतंकवादी की अगर आप कैटेगरी में डालोगे तो एनएसजी बना लो, आईबी तो ही पहले से, और दुनिया भर की कितनी भी सुरक्षा एजेंसी बना लो, उस मुल्क का कोई कुछ नहीं कर, क्योंकि 18 करोड़ लोग ईरान से लगभग 2 गुना हो जाते हैं। ईरान खुद एक मुल्क है 7.5 करोड़ का, पाकिस्तान से भी बड़ी आबादी है, दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट आबादी है। और इस आबादी को देश के दुश्मन के नाम पे, देशद्रोही के नाम पे अगर देखा जाएगा तो इस देश की सुरक्षा किसी मिलिट्री के थ्रू, किसी सीआरपीएफ के थ्रू, किसी बॉर्डर सिक्योरिटी के थ्रू, किसी लोकल पुलिस के थ्रू कभी नहीं हो पाएगी। मुल्क में रहने वाले हर जाति, समाज, धर्म के नागरिकों को जब तक ये महसूस नहीं होता कि ये हमारा मुल्क है, तब तक ये सब बातें बेमानी है। क्योंकि चिट्ठी आएगी, दूसरी चिट्ठी आने के पहले मैं दुआ करता हूं कि ये मामला देर आए लेकिन दुरुस्त आए। इस ढंग से अगर भारत सरकार इन चीजों के बारे में अगर अब सही बहाने में अगर कार्रवाई करना चाहती है, करे। ये मैं इस बहाने में, क्योंकि कांग्रेस ने मुझे अभी अभी ऑफर दी है कि आप इतना सारा बोलते हुए घूम रहे हैं, नेट पे हमने आपके सब रिपोर्ट देखे, तो आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के शिविरों में आके ये बोलिए। और मैंने उनको कहा, कहने वालों को मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े नेता है, मैं साफ साफ बातें करूंगा। चलेगा तो आप बुलाइए, नहीं तो रहने दीजिए। मैं हर तरह के जलसे में जाने की तैयारी रखता हूं, लेकिन अपनी बात रखने के हिसाब से, न कि आपकी बात। इसलिए कांग्रेस ने भी क्या क्या खामियां, कांग्रेस ने भी क्या क्या गुनाह किए हैं, ये मैं गिनाऊंगा। भिंद्रनवाला से लेके, बाल ठाकरे से लेके, दुनिया भर के कौन कौन लोग कैसे पैदा किए, ये सब मैं रखूंगा। ये चलेगा आपको प्रभाकरण तक, तो आप मुझे बुलाइए कश्मीर तक, तो मैं जरूर आऊंगा कांग्रेस के भी मंच पे और बोलूंगा। क्योंकि मुझे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण करने के अलावा कुछ आता नहीं है। मैं कोई नेता नहीं हूं, कोई बहुत बड़ा कोई लेखक नहीं हूं, बड़बोला आदमी हूं। और बोलने के लिए अगर कोई भी बुलाता है तो मैं आऊंगा और आप लोगों के बीच में मैंने का जो मुझे कहना है वो कहूंगा। तो इन सब बातों को लेकर जो काम मैं लगभग भागलपुर दंगे के बाद से जो कर रहा हूं, आज 20, 21, 22 साल होने जा रहे हैं, 100 से ऊपर मेरी फैक्ट फाइंडिंग्स है। कुछ वेबसाइट में कुछ आपको PUCL के इस पे मिल जाएंगी। इन सब चीजों को देखते, और परसों यहां पर गॉडसेज चिल्ड्रन नाम की किताब का विमोचन मेरे हाथ से होने जा रहा है गांधी पीस फाउंडेशन में 29 तारीख को। गॉडसेज चिल्ड्रन, ये सब जो जमात, हिंदुओं की जो आतंकवादियों के जो जमात है, इनको हम गॉडसेज चिल्ड्रन ये नाम से किताब एक लिखी गई है, उस किताब का विमोचन है 29 तारीख को। मैं आप लोगों को खुली दावत देता हूं कि उस दिन के 6 बजे गांधी पीस फाउंडेशन, दीनदयाल उनके नाम से जो मार्ग बना हुआ है उस पर है, ये ITO के पास में, उस दिन जरूर आइएगा। मैं आज अहमदाबाद जाकर वापस आ रहा हूं दिल्ली में उस किताब के विमोचन के लिए। उस किताब में ये सब बातें मौजूद है, और उस दिन मैं और विस्तार से बोलने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे हाथ से उसका ओपनिंग होने के कारण मुझे समय मिलेगा। इस ढंग से चिट्ठी शायद वहां नहीं आएगी। तो आयोजकों को धन्यवाद कि आप लोगों ने चिट्ठी देने के बावजूद भी मुझे आगे बोलने दिया, और आप सब लोगों ने सुना है, इसलिए सबको धन्यवाद देकर मैं बैठता हूं। बम धमाकों के मुख्तलिफ मामलात की बाल की खाल निकालते हुए डॉक्टर सुरेश खन्नार साहब हमारे दरमियान में बहुत अच्छी तरीके से बोल रहे थे। हमारे सामने एक और खुसूसी मेहमान एडवोकेट जफरियाब जिलानी साहब भी तशरीफ फरमा हैं, जो कन्वीनर हैं ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के। अब हमारे सामने खिताब करेंगे डॉक्टर MS